हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की इंडियन बुक का थर्ड चैप्टर, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एंड मेजरली हम फोकस करेंगे ऑन द सेटिंग अप ऑफ पॉस्को प्लांट इन उड़ीसा, कि जो उड़ीसा में पॉस्को प्लांट बनता है या तो बनने वाला था, उसके पीछे की क्या स्टोरी थी। नेक्स्ट इन लेक्चर 2 वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जाते, जब इंडिया आज़ाद होता है, उस टाइम पर इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती है, किस हिसाब से वो प्लान्स फॉर्मुलेट करती है, एंड अल्टीमेटली कैसे कौन सा इकोनॉमिक मॉडल चूज करा जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम ये चीज़ पढ़ेंगे। प्लानिंग इन इंडिया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द प्लानिंग कमीशन, जो एक पर्टिकुलर कमीशन बनाई जाती है टू इंश्योर डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन बनाया गया था 1950 में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, उस तरह प्लानिंग कमीशन एक बॉडी बनी थी इंडिया में, जो ये डिसाइड करती कि इंडिया को जो डेवलपमेंट के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने हैं, फॉलो करने हैं, वो एग्जैक्टली कैसे होने चाहिए, उस पर वो एडवाइस करती, अपने रिकमेंडेशंस देती। नेक्स्ट इन लेक्चर 3 वी विल डिस्कस अबाउट द 5-year प्लान्स, कि इंडिया ने यूएसएसआर से के मॉडल को अडॉप्ट किया था। 5-year प्लान्स इंडिया ने वहां से अडॉप्ट किया। फर्स्ट एंड सेकेंड 5-year प्लान जो इंडिया के थे, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन थर्ड चैप्टर। So let us discuss about the story of POSCO plant in Orissa. All right? तो जैसे कि हम जानते हैं 1950s के अराउंड वर्ल्ड में स्टील की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि स्टील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय है जिसकी प्रॉपर्टीज आइडियल है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडिया में उड़ीसा का स्टेट है, दैट वाज सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आयरन पाया जाता था, एंड उस आयरन को यूज़ करके हम स्टील बना सकते थे। जो अलग अलग कंट्रीज थी, अलग अलग स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन उड़ीसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल था, बल्क क्वांटिटी में उन्हें यहाँ पे आयरन मिल जाता। जो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट थी, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम शॉर्ट में MOU कहते हैं, वो एक MOU साइन करती है अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, जो डोमेस्टिक स्टील मेकर्स थे, एंड विद द इंटरनेशनल स्टील मेकर्स ऑल्सो। अब ये जो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, उनका पर्पस सिंपल था कि उनके दिमाग में ये था, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट थी, कि यहाँ पे अगर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा, एक प्लांट बनेगा, फैक्ट्री बनेगी यहाँ पे, उससे उड़ीसा की डेवलपमेंट होगी। पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। जो भी कंट्री या तो जो भी फर्म यहाँ पे अपनी कंपनी बनाएगी, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगी इस रीजन में, तो एक एक करके यहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, यहाँ पे तरक्की होगी। नेक्स्ट, इस जो फैक्ट्री यहाँ पे बनेगी, उसमें काम करने के लिए हमें लोग भी चाहिए होंगे। यहाँ पे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होगी अगर यहाँ पे एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाए। बट जो उड़ीसा में आयरन ओर के रिजर्व्स थे, वो बहुत ही अंदर जाके, जो ट्राइबल बैकवर्ड रीजन थे, वो वहाँ पे एक्सेसिबल थे। गवर्नमेंट के दिमाग में तो ये था कि अगर यहाँ पे एक कंपनी बनेगी, एक फैक्ट्री बनेगी, तो उस जगह की डेवलपमेंट होगी। बट जो वहाँ के नॉर्मल लोग रहते थे, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हो, या फिर नॉर्मल पॉपुलेशन हो, उनके अपने ही कंसर्न्स थे रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ दिस पॉस्को प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे, उनको क्या डर था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, उनको उनके मीन लैंड से, उनका जो नेटिव लैंड है, वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां से उन्हें कहीं और सेटल कराएंगे वो दोबारा। पहली बात तो उनको प्रॉब्लम थी डिस्प्लेसमेंट की। एंड नेक्स्ट, जो भी उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वो उस जंगल में, उस ट्राइबल रीजन में रह के जो भी प्रोफेशन या तो ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे जिंदा रहने के लिए, अपना रोटी चावल अनाज पाने के लिए, वो जो उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह एनवायरमेंटलिस्ट को फियर था कि अगर यहाँ पे लार्ज स्केल माइनिंग करी जाएगी, इससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट होगा। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होंगे बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल माइनिंग।
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के फियर ये थे कि अब क्योंकि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है एंड अब अगर हम स्टेप बैक करेंगे या तो ये प्लांट यहाँ पे अगर नहीं बनेगा सो वो इंटरनेशनल मार्केट में या तो फिर इवन नेशनल लेवल पे भी उस स्टेट की, उस गवर्नमेंट की इमेज, रेपुटेशन खराब करेगी, जिसकी वजह से कोई भी इंडिया में या तो उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। So all these were the major concerns with the setting up of POSCO plant. अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। Some of the information is not mentioned in your NCERT book, but I believe अगर आप इसको सुन लेंगे so आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी नाम की एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो 2005 के अराउंड डिसाइड करती है कि वो उड़ीसा के अंदर पॉस्को प्लांट सेट करेगी एंड दैट वाज टू बी सेट अप इन अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था जगत सिंहपुर। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है तो जिसके आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। यहाँ के लोग ऑक्यूपेशन के नाम पे फार्मिंग करते थे। दे यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, स्पेसिफिकली बीटल लीव्स, यानी पान के पत्ते उगाते थे, कैश्यूज उगाते थे। एंड अगर यहाँ पे ये पॉस्को प्लांट सेटअप हो जाता सो इन लोगों को डिस्प्लेसमेंट तो फेस करना ही पड़ता, साथ साथ उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी चला जाता क्योंकि हर जगह तो वो ये सेम क्रॉप उगा नहीं सकते थे। सो दे वर कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट, कंटिन्यूअसली ये जो जगत सिंहपुर या तो उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते थे कि दे डू नॉट वांट कि पॉस्को प्लांट उड़ीसा में सेट किया जाए। एंड ये जो अलग अलग मूवमेंट्स थे, जो अलग अलग प्रोटेस्ट थे, उसको राष्ट्रीय युवा संगठन या नवनिर्माण समिति जो है वो लीड कर रही थी। ये चीज आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि राष्ट्रीय युवा संगठन या नवनिर्माण समिति जो है, जो भुवनेश्वर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके अंदर लीड करती है इस मूवमेंट को कि पॉस्को प्लांट उड़ीसा में नहीं सेट किया जाए। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट 2017 में अल्टीमेटली ये जो हमारी साउथ कोरियन कंपनी थी वो अपने इस प्लान को विड्रॉ कर लेती है एंड यहाँ पे फिर ये पॉस्को प्लांट नहीं बनता है। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द पॉस्को प्लांट। सो आई बिलीव कि पॉस्को प्लांट से रिलेटेड जो भी स्टोरी थी, जो भी बैकड्रॉप था, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। सो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे बहुत सारे डिसीजंस थे जो गवर्नमेंट को लेने थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इससे एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे एंड कुछ बात पे कंसेंसस यानी लोगों का कंसेंट भी था कि हाँ ये डिसीजन लेने चाहिए। सो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में कुछ बातें जिस पे सभी लोग अग्री करते थे वो क्या थी? सबसे पहली, एवरीवन अग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होनी चाहिए एंड हम सोशली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस भी सर्व करें इंडियंस को। ठीक है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन की ग्रोथ हो रही है, किसी एक के साथ अन्याय हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बार बार किसी और कम्युनिटी को सफर करना पड़े, उसको इनजस्टिस फील करना पड़े, फेस करना पड़े। नेक्स्ट, इट वाज आल्सो अग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स देमसेल्व्स, कि बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है इकोनॉमी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, हम उन्हीं के ऊपर नहीं छोड़ेंगे जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, जैसे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फार्मर्स। Government has to play an active role in this. That is the third point, that it was decided that the government should play a key role in it. बट ये बात तो डिसाइडेड थी कि चलो गवर्नमेंट को इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, बट व्हाट काइंड ऑफ रोल द गवर्नमेंट शुड प्ले, इसके ऊपर आगे कन्फ्लिक्ट्स थे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अलग अलग स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में जो पॉपुलेशन थे उनके दिमाग में आती थी, जैसे कि वॉज इट नेसेसरी टू हैव अ सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन टू प्लान फॉर द इकोनॉमिक कंट्री, की कोई एक गवर्निंग बॉडी हो, कोई एक सेंट्रल बॉडी हो जो डिसाइड करे कि पूरे कंट्री के अंदर किस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू करनी चाहिए। शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, कि क्या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्रीज क्या खुद अपने अंडरटेकिंग में ले रखनी चाहिए एंड वो उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करे, या बाकी ऐसी और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले। एंड नेक्स्ट इज हाउ मच इंपॉर्टेंस was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirements of economic growth. So this was about the conflicts and consensus associated with development. अब हम डिस्कस करेंगे दो important terms, right and left,
इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। ऑलराइट, पॉलिटिक्स में इसका क्या मीनिंग है, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स में भी हम बात करें तो इकोनॉमिकली इनका पॉलिटिक्स में क्या मीनिंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट हु आर द लेफ्ट्स एंड हु आर द राइट्स। So basically these terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and the role of state in affecting economic redistribution. So basically left and right हमारे वो terms है जो associate करते हैं, relate करते हैं with the group of people जो एक particular type of policies को promote करते हैं for the development of the country, specifically for economic redistribution की economic policies क्या होनी चाहिए उस हिसाब से। सो अगर हम लेफ्ट्स की बात करें तो ये वो लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए, एक्टिवली पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली डाउन ट्रॉडन पीपल के सपोर्ट के लिए। सो ये सपोर्ट करते हैं ऐसे पॉलिसीज जैसे कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दे ऑल्सो सपोर्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो बेसिकली ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन करे एंड जो बेसिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करे, कुछ बेसिक फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड करे, एंड पॉलिसीज इसकी बननी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वीक इकोनॉमिक सेक्शन या तो डाउन ट्रॉडन सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए। उन्हीं से बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखते हैं राइट्स। इट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कॉम्पिटिशन and market economy alone ensure the progress of the government of the economy, and जो गवर्नमेंट है उसको unnecessarily इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कि बेसिकली एक कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हेल्थ चाहे एजुकेशन या अलग अलग फैसिलिटीज में। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उन्हीं की सारी कंपनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने सामान को बनाकर बेचे, गवर्नमेंट को उसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस नहीं डिसाइड करना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके एंड इसी के बेसिस पे इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। सो बेसिकली जो राइट है ये कैपिटलिज्म मॉडल को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट मॉडल को, लो टैक्सेस को प्रमोट करते हैं, एंड दे वांट मिनिमल रेगुलेशन, की गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस नहीं इंट्रोड्यूस करने चाहिए। लेफ्ट एंड राइट आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं कि फ्रेंच पार्लियामेंट में ऐसे लोग जो रिच के को फेवर करते थे, ऐसे पॉलिसीज जो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, वो सारे राइट साइड बैठते थे, एंड जो लोग फार्मर्स या ऐसे बाकी डाउन ट्रॉडन सेक्शन या तो ज़्यादा रिच वेल्दी क्लास पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते थे, वो जनरली लेफ्ट साइड बैठते थे। सो उस बेस पे लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी जो टर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करी गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस स्टैम्प्स जो आपको आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे। इस चैप्टर के बिल्कुल पहले पेज पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो ये ऑलमोस्ट 11 स्टैम्प्स है जो आपको दिखेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट दी स्टैम्प्स। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैम्प किस चीज का स्टैम्प है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रीजन बीइंग आपके सीईटी एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो यू कैन नॉट मिस एनी इमेज, एनी कार्टून या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट के अलावा मेंशन्ड है। सो अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स वर इशूड बिटवीन 1955 to 1968 एंड दे शोड, दे डिपिक्टेड अ विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये 11 स्टैम्प्स उसके अंदर दिखाए गए। लेट अस डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। सो फर्स्ट जो आपको स्टैम्प दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, दैट इज दी दामोदर वैली स्टैम्प। अगर इसकी बात करें सो ये एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था जो कि झारखंड में बनाया गया था, मेनली फॉर हार्नेसिंग वाटर एंड पावर इन ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा डैम। तो जो भाखड़ा डैम है दैट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम जो सतलुज रिवर पे है एंड ये पंजाब एंड हिमाचल के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट इज चितरंजन लोकोमोटिव्स। आपको थर्ड स्टैम्प जो दिख रहा है दैट इज ऑफ चितरंजन लोकोमोटिव्स। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है गुवाहाटी रिफाइनरी। सो जो गुवाहाटी रिफाइनरी है दैट इज सिचुएटेड इन असम। नेक्स्ट फिफ्थ स्टैम्प जो है वो आपका ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर इसलिए दिखाया गया क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैक्टर्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसने फार्मर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी थी इन ग्रेन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा सिंदरी फर्टिलाइजर्स। ये जो आपको सिक्स्थ स्टैम्प दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ सिंदरी फर्टिलाइजर्स। So this is one of the largest and the oldest fertilizer producing industry which is located in Jharkhand. नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा डैम। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है सतलुज रिवर पे।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन की इमेज दिखाई गई है आपको इस स्टैम्प के अंदर। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। समवेयर अराउंड 1925 पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में चला था। 1940s 50s के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स इंडिया में इंक्रीज कर दिए गए थे। नेक्स्ट इज ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन। सो व्हीट रेवोल्यूशन वी नो कि जो ग्रेन्स है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी इंडिया में अराउंड 1960s 1965। सो इसलिए इसके ऊपर भी एक स्टैम्प रिलीज करा गया था। ये इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड इस ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे गवर्नमेंट के तरफ से जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, चाहे वो सब्सिडाइज रेट पे HYV सीड्स दिए गए थे या तो फिर चीपर रेट पे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई थी। ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आती है एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो इंक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। नेक्स्ट इज हीराकुड डैम। सो ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जो कि उड़ीसा में बनाया गया था फॉर हार्नेसिंग वाटर, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऐसे और भी कई सारे इसके यूजेस थे। लास्ट वन इज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। सो बेसिकली इट यूज्ड टू प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन आर्मी। सो ये सारे जो स्टैम्प्स है ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप एक बार इनको जरूर अच्छे से देखिएगा। एंड बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इनके बारे में बताई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जनरली भी पता होना। अदरवाइज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर इस चैप्टर में स्पेसिफिकली नहीं मिलती है सो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जब आप पढ़ रहे हैं सो कुछ ना कुछ तो इनसे रिलेटेड आपको रीड करने को मिल ही जाएगा। सो इट इज अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। प्लस दी स्टैम्प्स कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर क्वेश्चंस, तो आप इनको एक बारी जरूर अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा अच्छे से। सो आई बिलीव आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बेस्ड ऑन द टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करा है इस लेक्चर में, ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आपको इनके आंसर्स ढूंढ के रखने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फॉर द चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। सो वो सारे बच्चे जो CUET मॉक के साथ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वो भी अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सके एंड अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पा सके। और अगर आपको CUET एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही जो भी अपडेट्स आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर उसके बारे में जानना है तो भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।